बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। ये वीडियो काफ़ी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि इसमें हमने प्रिडिक्ट करना है कि हम पाकिस्तान को 2030 में कहां पर देखना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान की सोसाइटी को 2030 में कैसे देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को किस तरह की प्रोग्रेस में देखना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली कश्मीर का इशू क्या रिजॉल्व होते हुए देख सकते हैं हम 2030 तक, अगर हम अपनी प्लानिंग प्रॉपर करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2030 में हमारे सामने चैलेंजेस होंगे, उनके हवाले से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, हर कौम को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और उसके हवाले से तैयारी भी करनी चाहिए। रियासतें इस स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं चल सकती कि हैप्पी गो लकी, बस हम खुश रहेंगे तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। ऐसे नहीं चल सकती रियासतें। रियासतों को तैयारियां करनी पड़ती है, उनको प्लानिंग करनी पड़ती है, उनको बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे नहीं है जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग की हो। हम बस डे टू डे बेसिस के ऊपर ही काम करते हैं। ये जो 22 IMF के प्रोग्राम है, ये इसका मुंह बोलता हुआ सबूत है कि हमने सिर्फ डे टू डे प्लानिंग के हवाले से ही सोचा है। कभी हमने फ्यूचर के हवाले से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ना की है, ना करने का इरादा है, और ना ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सके हमारे लिए। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इला माशाल्लाह उसने भी कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है। इस मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को तकरीबन $50 बिलियन मिले थे पिछले 5 सालों में इन्वेस्ट करने के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगाने के लिए। लेकिन पूछा जाए कि $50 बिलियन का इस मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने अंडर एहसन इकबाल साहब कहां पर इन्वेस्ट किए, क्या इन्वेस्ट किए, क्या हासिल किया इस $50 बिलियन के प्रोजेक्ट्स में से, तो कोई भी जवाब नहीं होगा। मैं सीपेक के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर। सो ये है हमारी पुअर प्लानिंग, और उसके बाद सर उठाकर हमारे सामने दावे ठोके जाते हैं कि हमारी अचीवमेंट्स देखी जाए, हमारी प्रोग्रेस देखी जाए। फ्रेंकली स्पीकिंग कोई सिंसियरिटी नहीं है किसी भी इदारे की इस मुल्क के साथ, बीट आर्मी, बीट जुडिशरी, बीट सिविल सोसाइटी, बीट मीडिया, यू जस्ट नेम इट। कोई भी हो, किसी की भी मतलब है ना पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं है, और ना ही वो वफादार रहना भी चाहते हैं इस मुल्क के साथ। अल्टीमेटली वो यही प्लान करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अपना रिटायरमेंट पेंशन और चेक लेना है और दूसरे मुल्क में जाकर सेटल होना है। तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स का भी यही प्रोग्राम होता है, जजेस का भी यही प्रोग्राम होता है, आपके दूसरे मीडिया पर्सन वगैरह और रिच एलीट जो भी है वो तो सारी की सारी ड्यूल नेशनल है। और पाकिस्तान ने इल्ला माशाल्लाह ड्यूल नेशनल के कानून को भी बड़ा ही अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किया है कि यहाँ की भी नेशनलिटी ली हुई है और दूसरे ममालिक की भी नेशनलिटी ली हुई है। यहाँ पर रह रहे हैं कि यहाँ पर कारोबार कर सके, यहाँ की लग्जरी लाइफ और जॉब्स एंजॉय कर सके, और जब ये मुल्क अंडर थ्रेट आए तो इस मुल्क को छोड़कर अपने दूसरे असली मुल्क के पास लौट कर जाए। यहाँ पर से ये लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं दूसरे ममालिक में। इंडिया के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कल्चर नहीं है। इंडिया के अंदर टोटली डिफरेंट और नेशनलिस्टिक अप्रोच है अपने सिटीजन्स के हवाले से। बहरहाल ये तो हो गया एक साइड व्यू, ओवरव्यू हो गया हमारी पूरी की पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से कि पाकिस्तान क्या है, कैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2030 तक के लिए भी हमने यही सोचा है कि इसी तरह से हालात को लेकर चलना है, या 2030 तक हमने कोई प्लानिंग वगैरह की है? फ्रेंकली स्पीकिंग इस गवर्नमेंट ने तो कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की हुई, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स या आइडियाज हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर शेयर करता चलूं, जो हमने अचीव करने चाहिए 2030 तक। में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है जो हमें 2030 तक अचीव करना है, वो है हमें टोटल इकोनॉमिक डोमिनेंस, मतलब टोटल इकोनॉमिक फ्रीडम हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर 2030 तक। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान फिर से भीख मांगता फिरे 2030 तक, और पाकिस्तान 2030 तक भीख मांगता फिरे पूरी दुनिया के सामने। जो आज के हालात है वही हालात 2030 में हमें फेस करने पड़े। सो हमें इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए 2030 तक। उसके लिए रोड मैप बनाया जा सकता है। हम कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जैसे चाइना ने प्लानिंग की थी। चाइना जब माओ ज़ेडुंग के अंडर में था तो चाइनीज ने ये जिद पकड़ी हुई थी कि बाय सर्टेन ईयर्स, बाय दिस डेट और दिस ईयर वी विल बी मैस प्रोड्यूसिंग स्टील एंड आयरन, और वी विल सरपास द प्रोडक्शन ऑफ इंग्लैंड इन स्टील एंड आयरन। हम इतने सालों के बाद इंग्लैंड को स्टील की प्रोडक्शन में सरपास कर जाएंगे, बीट कर जाएंगे, और दिन रात वो सारे के सारे लेबर को एम्प्लॉय कर रहे थे स्टील प्रोडक्शन के लिए। इसकी वजह से उनके रिपरकशंस भी हुए कि उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो कम हो गई, स्टील प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गई। सो इसी तरह से जो कि एक पुअर प्लानिंग थी, लेकिन डिटरमिन्ड थे, प्लानर थे और सोचा, और बाद में जाकर उन्होंने अपनी प्लानिंग को करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया, और आज उसके नताज वो देख रहे हैं। इसी तरह से हमें भी कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान के हवाले से, और उस प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एक्सपोर्ट्स। हमें अपनी
अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। अब एक्सपोर्ट्स दो तरह की चीजों की हो सकती है, एक तो गुड और दूसरी हो गई सर्विसेज। सर्विसेज में आईटी सेक्टर है जो कि बड़ा आसानी से अवेलेबल है। अगर पाकिस्तानी इलीट इसमें पैसा लगाना शुरू कर दे तो पाकिस्तान ठीक ठाक एक्सपोर्ट कर सकता है सर्विसेज की। इंडिया ने 150 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट किए हैं आईटी सर्विसेज की पिछले साल में सिर्फ। पाकिस्तान क्यों नहीं 50 बिलियन डॉलर के करीब आईटी एक्सपोर्ट कर सकता है? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट ना करने की वजह यह है कि यहाँ पर कोई आईटी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। सारा दिन लोग बैठे रहते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे ऊपर और वहां पर जॉब हंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बंदा ये कोशिश नहीं करता कि एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट बनाकर और उसको प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही लेवल के कंपटीशन में पाकिस्तान आ जाए। लेकिन इंडिया में बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर काम किया जा रहा है जो कि इंडिया की अपनी बनाई हुई है, जो कि ग्रो कर रही है, जो कि चाइना की इन्वेस्टमेंट से बनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये कोई काम नहीं कर रहा था। इस पे मैं थोड़ा पीटीआई को भी रगड़ा लगाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये जो था आसान कर्जों वाली स्कीम जो थी, जो कि उस्मान डार के अंडर में इन्होंने लॉन्च की, उसके लिए पहले एलोकेट किए गए थे 100 बिलियन रुपीज। बाद में पता चला कि ओनली 5 बिलियन रुपीज वर एलोकेटेड टू द पीपल ऑफ पंजाब, स्पेसिफिकली टू द पीपल्स ऑफ पंजाब। बाकी किसी को पैसे नहीं दिए गए और उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाए गए कि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इनके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। भाईजान, अगर सारे के सारे लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके यहाँ पर पैसा लेने कौन आएगा? एक्सपर्ट की तो मार्केट में वैसे ही डिमांड होती है। इन्वेस्टमेंट होती क्या है और ये जो फ्यूचर वेंचर्स होते हैं या वेंचर कैपिटलिज्म होता है, तो ये होता क्या है? आप रिस्क लेते हो, आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हो जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, और जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है वहां पर से आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलने वाला होता है। सो इसीलिए तो वेंचर कैपिटलिज्म होता है और इसीलिए तो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं। मासायोशी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसने 45 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्रोक्योर की थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ 45 मिनटों में। मोहम्मद बिन सलमान क्या बेवकूफ है? उसको पता है कि मासायोशी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मासायोशी ये पैसे सही जगह पर लगाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, मासायोशी के ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो ज्यादा इंप्रूव करेगा, वो ज्यादा ग्रो करेगा, और मासायोशी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना जा रहा है। सो पाकिस्तान में ये वेंचर कैपिटलिज्म क्यों नहीं है? पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे पैसे देखो रियल एस्टेट में घुसाए जा रहे हैं। भाईजान, आपको पैसे निकाल के वेंचर कैपिटलिस्ट बनना पड़ेगा और आपको उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें रिस्क फैक्टर हाई हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर हाई होगा तो प्रोडक्शन भी हाई होगी और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हाई होगा। लोग क्यों क्रिप्टो के पीछे भाग रहे हैं? क्रिप्टो के पीछे इसीलिए लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर एक स्लॉट लग गई तो जिंदगी सेट हो जाएगी, इसी वजह से। और सबको पता है कि रिस्क फैक्टर हाई है, इसीलिए लोग उन्हीं बिजनेस के ऊपर जाते हैं। अब एप्पल देख लें, ये कहां से बनी? 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से बनी थी कंपनी, आज 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है। विद इन द स्पेन ऑफ 20 इयर्स 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसी तरह से गूगल बनी थी, वेंचर कैपिटलिज्म था। इस तरह से टेस्ला थी, वेंचर कैपिटल था। आप सिलिकॉन वैली की तमाम तर कंपनियां उठाकर देख लें, सबके ऊपर वेंचर कैपिटलिस्ट था ना, और वेंचर कैपिटल था ना। सबके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे बंदे ने की जिसको उस आइडिया में बिलीव था और उसने इन्वेस्टर सिक्योर किए और उसके बाद उसको ऊपर इन्वेस्ट किया और उस आइडिया को ग्रो किया और अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे सामने। 10 लाख से ज्यादा तो गूगल के अंदर एम्प्लॉयज हैं। ये पाकिस्तानी फौज की दुगनी साइज हो जाती है 10 लाख के एम्प्लॉयज, और आई एम 100% श्योर कि गूगल उनको हमारे फौजियों से ज्यादा बेहतर सैलरी दे रहा होगा। तो ये क्या है पाकिस्तान के साथ? हमने क्या किया है पाकिस्तान के साथ? फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पर जितना भी पैसा है वो इतनी करप्ट टोले के पास है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि एक करप्ट टोला पाकिस्तान के 99% रिसोर्सेज को अपने अंडर हाईजेक करके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक एंटरप्रेन्योर क्लास को इमर्ज होने ही नहीं दे रहा पाकिस्तान के सीन के ऊपर, कि सारा का सारा कैपिटल तो उसने हाईजेक किया हुआ है। अब हम आइडियाज लेकर कहां पर घूमते फिरे और किसको सेल आउट करें ये आइडियाज, क्योंकि सारे के सारे कैपिटलिस्ट तो मतलब जिनके पास सारा कैपिटल है वो तो करप्ट टोला बैठा हुआ है। वो किसी भी वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहता, वो तो सारे के सारा पैसा दुबई लेकर जा रहा है। अल्टीमेटली यही पाकिस्तानी लोग जाते हैं दुबई में, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर करते हैं और वहां पर कारोबार करते हैं। सो इससे नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का नुकसान होता है, क्योंकि अब वो दुबई से वापस तो आने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने एक ब्रेन ड्रेन भी देखा और पाकिस्तान ने एक अच्छे बंदे को खोया और पाकिस्तान ने एक पैसे वाले बंदे को खोया। तो ये सारा का सारा नुकसान पाकिस्तान का होता है। हमें ये सारी की सारी चीजें डाइवर्ज करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान के अंदर पैसे बनाने पड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारी जीडीपी स्ट्रांग होगी। अब चाइना की इकोनॉमी के साथ मसला क्या हो रहा है? चाइना की इकोनॉमी एक जगह पर आकर स्टक हो गई है, वो है 17 ट्रिलियन डॉलर के मार्क के ऊपर। वो पिछले 2 सालों से 17 ट्रिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब जो शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच दी है कम्युनिस्ट पार्टी के फेयरवेल पर, उसने कहा है कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिसमें चाइना की आवाम डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा बढ़ाएगी, हम ऐसे एरियाज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी का साइज भी बढ़ेगा, जीडीपी का साइज बढ़ेगा तो चाइना और ज्यादा फ्लरिश होगा और उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसकी वजह से चाइना और ज्यादा मजबूत होगा। पाकिस्तान में किस
चीज की प्रोडक्शन है और किस चीज की कंजम्पशन है। जितनी कंजम्पशन है वो सारी की सारी फॉरेन गुड्स की है, प्रोडक्शन हमारी टक्के की नहीं है। किसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं है, जरा ये भी सोचा जाए। प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए थी बिजली और कैपिटल आपका माशाल्लाह से इसहाक डार सारा का सारा चोरी करके बाहर भेज चुका है। बिजली के ऊपर भी सारे के सारे डाके नून लीग वालों ने मारे, वो भी बाहर भेज चुका है। और उसके बाद इन्हीं बंदों को लाकर बिठाना, पाकिस्तान के साथ ये वफादारी है, पाकिस्तान के बिजनेस मॉडल के साथ ये वफादारी है। और जब पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं बचेंगे, पाकिस्तान क्या करेगा आगे चलकर। पाकिस्तान का तो सर्वाइवल ही स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। और नेले पे देला ये है कि पाकिस्तान की फौज के चंद टोले ने और चंद जनरलों ने, जो जनरल बाजवा के इर्द गिर्द चंद जनरल है, उन सारों ने पूरे के पूरे 22 करोड़ के मुल्क को अपने अंदर कब्जे में ले लिया है। और इस जीएचक्यू के अंदर कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि इन जनरलों को कोई चैलेंज कर सके कि भाईजान तुमने पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। चलो जीएचक्यू को तो भाड़ में जाओ, भला वो अपने सुपीरियर को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। इस सुप्रीम कोर्ट का क्या जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट को तो चैलेंज करना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो चुके हैं, आपने ये क्या कर दिया है पाकिस्तान के साथ। आपको हम चैलेंज करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। किसी जज की हिम्मत नहीं है, किसी जज के बाप में हिम्मत नहीं है कि इनको क्वेश्चन कर सके और अवाम के ऊपर धोपेंगे और किसी ना किसी कमजोर आदमी को पकड़ के उसको बिठा के समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में लॉ है। अगर कानून है और लॉ है तो जनरल को समझाओ ना, 2 टके के जजों जनरल को समझाओ ना, हम जैसे गरीब लोगों को क्यों समझाते हो। ये है पाकिस्तान का सिनेरियो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान को 2030 तक एक इकोनॉमिक पावर बनना चाहिए और वो बाय आईटी सेक्टर हो और बाय प्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।